हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं जो है आज ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है इस देश का नागरिक है और हमें नागरिक होने के नाते एक नागरिक की क्या क्या दायित्व है या एक नागरिक बनने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कौन कौन सा कानून ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे क्या मौलिक कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है, इसको जो है हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम आप लोगों को नागरिकता पढ़ाएंगे। ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये पॉलिटिकल साइंस का है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस का ये जो टॉपिक है, या मैं जो पॉलिटिकल साइंस का इसके पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो ज़रूर आप देखिए क्योंकि ये उसके बाद का है। तो इससे आपको क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, लाइक केवीएस हो, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हो, या अगर आप स्टूडेंट हो 11th-12th की, तो भी आपको ये काम आएगी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आई थिंक आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th-12th में मिलेगा और आगे जाके भी ये रहेगा। तो चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या ना हो, बट हमें जानना ज़रूरी होता है ये। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो भी ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक। फिर भी यहाँ के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के भाग द्वितीय यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक। देखिए, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में हो तो आप ये ज़रूर याद रखो कि अनुच्छेद पूछ देता है कंपटीशन एग्ज़ाम में। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। कितना अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी है? 5 से 11। नागरिकता की प्राप्ति, कैसे आपको नागरिकता की प्राप्ति होगी? तो इसमें देखिए, संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्ति हेतु निम्न प्रावधान किए गए। जन्म आधारित, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों एवं शत्रु विदेशियों के बच्चे को छोड़कर। वंशानुगत अथवा रक्त संबंधी आधारित, अब देखो, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर हुआ हो, कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। पंजीकरण आधारित में क्या है? कतिपय दशाओं में निम्न श्रेणी के व्यक्ति विविध यानी ऑर्डिनेट रीति में पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे जो व्यक्ति अविभाजित भारत के अलावा किसी भी देश में निवास करते हो तथा भारतीय मूल के हो। दूसरा, भारतीय मूल के व्यक्ति जो आवेदन से पूर्व भारत में औपचारिक रूप से 6 महीने से निवास कर रहे हों। तीसरा, जो महिलाएं भारतीय नागरिक पुरुषों से विवाह करती है, जो महिलाएं भारतीय नागरिक पुरुषों से विवाह करती है। चौथा, भारतीय नागरिकों के बच्चे जो राष्ट्रमंडल के राज्यों के वयस्क नागरिक हो। अभ्यादेशीकरण द्वारा कोई भी विदेशी व्यक्ति निम्न शर्तों पर भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है। अब देखिए, नेचुरलाइजेशंस, ये क्या है कि विदेशी अगर आता है और भारत उसको अच्छा लगता है, अगर वो रहना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? वह किसी भी देश का नागरिक ना हो जहां भारत द्वारा देशीकरण प्रतिबंधित हो, उसके द्वारा अपने देश की नागरिकता से त्याग पत्र दे दिया गया हो। आवेदन करने से ठीक पूर्व उसने भारत में कम से कम कुल 1 वर्ष तक निवास किया हो अथवा भारत सरकार की सेवा में रहा हो। वह उपरोक्त 1 वर्ष के ठीक पूर्व 7 वर्ष की अवधि में कम से कम 4 वर्ष तक भारत सरकार की नौकरी में रहा हो अथवा भारत में निवास करता हो।
तभी उसको नागरिकता मिल सकता है। अब है भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार के द्वारा यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत का अंग बन जाता है तो भारत सरकार आदेश द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि उसके परिणाम स्वरूप कौन व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं। 1986 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया जो निम्न प्रकार प्रावधान है। क्या है 1986 में भारतीय नागरिकता क्या संशोधन हुआ था? तो जन्म के आधार पर नागरिकता केवल वही व्यक्ति अर्जित कर सकेगा जिसने 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर जन्म लिया हो। भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई जन्म के समय भारत का नागरिक था। पंजीकरण के माध्यम से जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष यानी पूर्व में यह अवधि 6 माह थी निवास करना होगा। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को नागरिकता प्राप्त करने हेतु अधिकार प्रदान किया गया। अगर महिला है तो उसको भारतीय पुरुष से शादी करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अब देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्राप्त कर सकता है जब वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत में निवास कर चुका हो। इससे पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता की समाप्ति। अब है भारतीय समाप्ति कैसे होगी नागरिकता की किसी देश का? तो जैसे अगर आप इस देश से अपनी नागरिकता ख़त्म करके अमेरिका या कहीं भी रहना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार के नागरिकता का लोप हो सकता है। परित्याग। कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक रूप में से भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है तथा किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पर्यवसान। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। वंचित किया जाना। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में भारत की नागरिकता समाप्त की जाती है। पहला, किसी व्यक्ति द्वारा कपट से भारतीय नागरिकता अर्जित किए जाने पर, किसी व्यक्ति द्वारा देशद्रोह किए जाने अथवा युद्ध के समय शत्रु की सहायता किए जाने पर। पंजीकरण अथवा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर व्यक्ति को किसी देश में कम से कम 2 वर्ष की सजा होने की स्थिति में। इसके अलावा किसी स्त्री या पुरुष द्वारा किसी अन्य देश की स्त्री अथवा पुरुष में विवाहोपरांत वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेने की स्थिति में भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है। यानी अगर आप जाके विदेश में किसी से शादी कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अब है मौलिक अधिकार। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ये विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। उसके बाद क्या है? ये संवैधानिक अधिकार मौलिक है क्योंकि इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। तीसरा है, संविधान के आरंभिक काल में भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरसित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। उसके बाद है अनुच्छेद कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे के अंतर्गत कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का यह प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक अधिकारों के तो हम लोग अभी मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकारों के प्रकार। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहला है समता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को समता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के तहत भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है, अर्थात राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करेगा, उसी तरह समान रूप से उसे लागू भी करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 16 के तहत भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। यदि कोई इसे अपने जीवन में अपनाता है या ऐसी भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध है माना जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 18 में सेना या अकादमी सम्मान के सिवाय राज्य अन्य किसी भी उपाधि का प्रावधान नहीं करेगा, क्योंकि उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 2 नंबर हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22, ये आप याद रखना, स्वतंत्रता 19 से 22 भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो क्रमवार है। 19A विचार अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना पाने की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19C किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E निवास की स्वतंत्रता और 19F व्यापार, व्यवसाय, रोजगार की स्वतंत्रता। तो ये 19 को बांटा गया है ABCDEF में। अनुच्छेद 20 भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। पहला क्या है, यह किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगा। दूसरा, अपराधी को केवल तत्कालिक कानूनी उपबंध के तहत सजा मिलेगा। तीसरा, किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। इसके तहत किसी भी भारतीय नागरिकों को कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 क में क्या है, अनुच्छेद 21 क में है 6 से, देखिए ये जो अनुच्छेद 21 क है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, बस इसको पूछने का तरीका को चेंज कर देता है, आंसर सेम होता है। अनुच्छेद 21 क जो है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार। ये पूछ देगा कब ये लागू हुआ था, तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 22 कुछ स्थितियों में भारत नागरिक की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्राप्त करता है। यदि किसी नागरिक को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ये अनुच्छेद याद रखिए। 22 हिरासत में लिए गए नागरिक को 24 घंटे के अंदर आवागमन का समय छोड़कर निश्चित दंडाधिकारी के
समझ पेश किया जाएगा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार होगा। अब है निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में निवारक निरोध तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशंस राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन रिपोर्ट प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा, उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति यानी डिटेन्ड पर्सन्स को निरोध आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खनन क्षेत्र या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 और 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को किसी धर्म को मानने या उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 जो है वो भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, संचालन करने तथा विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने, स्वामित्व रखने तथा नियंत्रण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को जिसकी आय किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति में व्यय के लिए निश्चित कर दी गई है, उसे ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया है, इसके अंतर्गत राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जितना भी शिक्षण संस्था है उसमें किसी एक धर्म पे जोर नहीं दिया जाएगा और ना दिया जाएगा। इस प्रकार का कोई शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलपूर्वक सुनने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अब है देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें क्या है, 5 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 जो है भारतीय 29 और 30 नागरिकों के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का प्रावधान करती है। 29 और 30 अनुच्छेद 29(1) भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार देता है। अनुच्छेद 29(2) किसी भी नागरिकों को भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। उसके बाद क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये छठा अधिकार है।
तो इसमें है डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके बिना संविधान अधूरा है। उनके अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। वो कितने अनुच्छेद में, तो 32 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो गाइस, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसके बाद जो कोर्ट का क्या है वो बताऊंगी, जो परमाधिकार रीटे जो है वो बताऊंगी उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस।